बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 24 अप्रैल और पाकिस्तान में जुमेरात की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें हैं और मेरा तज्जिया। आज के इस व्लॉग को शुरू करते हैं पाकिस्तान की तरफ से कौमी सलामती की कमेटी का जो इजलास हुआ उसका एलामिया जारी हुआ है। बहुत सारी खबरें हैं आज के व्लॉग में। बहुत सारी हिंदुस्तान से डेवलपमेंट हैं, बहुत सारी पाकिस्तान से हैं। फिर अपना तज्जिया भी आखिर पर आपको देने की कोशिश करेंगे। ज़रा क्विकली चलेंगे क्योंकि आज खबरें बहुत सारी हैं और उन्हें कवर करना है। तो क्विकली शुरू करते हैं कि आज सबसे पहले तो पाकिस्तान की तरफ पाकिस्तान में कौमी सलामती की कमेटी का इजलास हुआ जो फॉर्म 47 के छोटे से जो वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ, उन्होंने उनकी सदारत में हुआ। कुर्सी के नीचे पाए लगाए गए, उन्हें ऊंचा किया गया, उस पर बैठ के उन्होंने एलामिया किया। उसके अंदर हिंदुस्तान की तरफ भी आज ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई। इधर अगर कौमी सलामती की कमेटी हुई तो उधर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई। हमारी तरफ तो उसकी ज़रूरत नहीं समझी गई, उस पर भी हमने बात करनी है। लेकिन पहले इनकी कौमी सलामती की कमेटी और उनकी कौमी सलामती की जो कमेटी है उसकी दोनों तस्वीरें भी आपके सामने रखनी है। बहुत कुछ है लेकिन पहले ज़रा अलामिया की तरफ चलें कि हमने जवाब क्या दिया, क्योंकि हिंदुस्तान ने तो बहुत ही ज़्यादा, मैं यही कहूँगा कि उन्होंने एस्केलेशन बहुत ज़्यादा की। उन्होंने पानी भी रोक दिया है। एक हमारे दरिया पे झेलम और चनाब, तीन ही दरिया है ना जिन पर जिनका पानी हमें मिलता है। तीन तो जो सतलुज, ब्यास और रावी हैं वो तो पहले ही हिंदुस्तान पानी इस्तेमाल करता है। सिंध, झेलम और चनाब हम इस्तेमाल करते हैं। तो झेलम और सिंध, झेलम और चनाब, इन दोनों पे एक पे 5,000 क्यूसेक पानी उन्होंने ऑलरेडी रोक दिया है और एक पर 7,000 क्यूसेक पानी उन्होंने ऑलरेडी रोक लिया है। तो उन्होंने ऑलरेडी स्टेप्स लेने शुरू कर दिए हैं। जाहिर है अब मुकम्मल तौर पर पानी रोकने के लिए तो डैम बनाने पड़ेंगे उन्हें नए, और उसके लिए सालों साल लगेंगे। वो तो एक लॉन्ग टर्म चीज़ है। लेकिन जहां पर वो जो कर सकते थे वो उन्होंने फौरी तौर पर किया है। ये मीडिया ने रिपोर्ट किया। अब हमारी तरफ से कौमी सलामती की कमेटी आज हुई। बुझे हुए चेहरे थे, क्यों थे ये मुझे नहीं समझ। बहरहाल सारी वो बात रखते हैं, लेकिन पहले मैं ज़रा कमेटी का आपके सामने रख दूँ। एक तो भारतीय इल्ज़ामात को मुस्तरद किया हमने, ठीक है। उसके बाद जो सिंध तास माहदे को मुअत्तल करने का ऐलान भी हमने मुस्तरद कर दिया है। हमने कहा एक तरफा कोई इसमें से नहीं निकल सकता। अगर कोई निकलेगा भी तो जाहिर है हम जो हमारे पास ऑप्शन होंगे हम उन्हें इस्तेमाल करेंगे, मतलब कि अदालतों में जाएंगे। ये तो इसमें नहीं कहा, लेकिन ये कहा कि नहीं निकल सकता कोई। मुआहदा बैनुल-अक़वामी नौइयत का है, इसे एक तरफा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। पानी पाकिस्तान की ज़िंदगी है, जाहिर है कौमी मफाद है। किसी भी रुकावट को जंगी इकदाम तस्वर किया जाएगा और मुकम्मल कौमी ताकत से इसका जवाब दिया जाएगा। जाहिर है एक्ट ऑफ वॉर है, पानी रोकेंगे तो जंगी होगी। ये भी ठीक बात कही है। भारत के साथ तमाम दो तरफा मुआहदों बशमूल शिमला मुआहदा को मुअत्तल करने का हक महफूज है। पाकिस्तान ने कहा आपने मुअत्तल किया तो हम भी कर सकते हैं, ये नहीं है हमने, हम भी कर सकते हैं ये कहा है। और इसमें शिमला मुआहदा है वो भी इसमें शामिल है। अच्छा, उसको जब मैंने गौर से पढ़ा है 1972 में शायद वो हुआ था, 1972 में हम हारी हुई सिचुएशन में थे और उसमें वो मुआहदा, उसमें मुझे तो कोई मे बी मेरी नालायकी हो, मैं समझ ना पाया। लेकिन शिमला मुआहदा में एक तो हमने अपने कैदी वापस लिए थे जो हमारे फौजी उधर 90,000 उन्होंने पकड़े हुए थे वहाँ बांग्लादेश में, और वो वापस लिए थे हमने। उसके बाद जो इलाके कुछ हमारे पास उनके थे और शायद ज़्यादातर उनके पास हमारे हों या हमारे पास उनके हों, वो हमने एक दूसरे के छोड़े थे। तो उस मुआहदे के अंदर मुझे और तो कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा कंक्रीट इस वक्त के लिए। वो तो डन एंड डस्टेड पास ट्रांजेक्शन हो चुकी है। तो उसकी मुझे समझ नहीं कि उसको हम मुअत्तल करेंगे, उसका हमने नाम क्यों लिया है, ये मुझे समझ नहीं। हो सकता है कि मैं फॉरेन पॉलिसी का एक्सपर्ट नहीं हूँ, हो सकता है मुझे ना पता हो, लेकिन कोई मुझे खास चीज़ उसमें ऐसा चित नज़र नहीं आई कि जिसका हिंदुस्तान को बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो। बहरहाल आगे चलते हैं। जब तक भारत दहशतगर्दी, टारगेट किलिंग और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफवर्जी से बाज नहीं आता तो हम भी मुआहदे जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो पहले नहीं हुई। आपको पता है, आप लोग मुझे छेड़ते भी हैं कमेंट्स के अंदर कि आप बार बार जो है वो गार्डियन की उस स्टोरी के अंदर जब आमिर सरफराज उर्फ तांबा कहते हैं तो ये अब तांबा बार बार क्यों कहते हो, नाम है उनका तांबा। क्योंकि मैंने इतनी बार स्टोरी की है कि अब आप मेरे से सवाल भी पूछते हैं। जो गार्डियन ने स्टोरी की थी कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान में घुसकर, घुसकर लफ्ज़ मेरा नहीं वो उनका है, पाकिस्तान में आकर उन्होंने 20 लोगों को कत्ल किया। गार्डियन ने बाकायदा जिनको कत्ल किया और जिन्होंने कत्ल किया, मीन जिनसे कत्ल करवाए, वो तमाम उन्होंने ट्रेल भी दी। कैसे लोगों को दुबई में हायर किया, कौन सियालकोट का रहने वाला था, उसे कैसे पैसों का लालच दिया, यहाँ भेजा, कैसे कत्ल करवाया, पूरी तफसील उन्होंने उसमें लिखी। हमारे जो वो मजाकिया किस्म के जुगतबाज वो जो है ख्वाजा साहब जो है वो इस पर कभी नहीं बोले। किसी ने कोई बयान नहीं दिया, हमारे डीजी ISPR नहीं बोले, फॉरेन ऑफिस नहीं बोला, हमने बिल्कुल खामोशी रखी। फिर उनके वजीर ने भी बयान दे डाला कि हाँ हमने मारा है, आइंदा भी मारेंगे। गार्डियन की स्टोरी के बाद हम फिर भी खामोश रहे। और फिर उन्होंने मजीद भी लोगों को कत्ल किया। उसके बाद भी तकरीबन 10 के करीब लोगों को, अगर मैं गलत नहीं हूँ, उन्होंने मजीद पाकिस्तान में आके कत्ल किया। हम खामोश रहे। आज पहली दफ़ा हमारी हल्की सी चूं निकली है उसके ऊपर। अभी भी हम खुल के नहीं बोले सलामती कौंसिल के उस सलामिये में। हम तो बार बार यहाँ से स्टोरी को कवर करते थे, लेकिन आज भी पाकिस्तान कोई खुलकर उस पर बोलना नहीं चाहा। पाकिस्तान ने हल्की सी चूं की है हमने उसके ऊपर, हल्की सी, कोई खुल के, हालांकि खुल के बोलना चाहिए। ओ भाई रो तो खुल के,
अगर हंस नहीं खुल के सकते तो रो तो इतना ऊंचा कि पूरी दुनिया को सुने। आपके लोगों को पाकिस्तान के अंदर आकर उन्होंने मारा है, वो कहते हैं हमने घुस के मारा है फिर मारेंगे। आप ये अपना मुकदमा दुनिया के सामने नहीं रख सके? क्या कोई एग्रीमेंट किया हुआ है हमने अपने बंदे मरवाने का? क्या मसला है? हम ये दुनिया को क्यों नहीं बताते? ये गार्डियन की स्टोरी क्यों नहीं रखते आज? क्यों हम उस टाइम क्यों नहीं बोले? हम खामोश क्यों हैं हम? तो ये हमें जो एक और दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब का बताते हैं, उनकी तो आवाज ही चली गई है, पता नहीं डॉक्टर उसको चेक करवा रहे हैं कि नहीं, गूंगे हो गए हैं उधर जाकर। वो आपको दिखाते हैं वीडियो, वो भी आप हैरान होंगे कि कैसे कैसे तोहफे पाकिस्तान को मिले। तो बहरहाल आज हल्की सी चूं निकली है हमारी, वो जो लोग हमारे अंदर आके मारते रहे हैं उनका हल्का सा जिक्र किया है। भाई इतना जिक्र किया है कि जब तक वो पाकिस्तान के अंदर आकर ये नहीं कहा कि इतने बंदे मारे हैं, ये बंदे मारे हैं, लिस्ट नहीं शाया की, और फिर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या कद्दू खा के सोई हुई हैं। उनको अब गार्डियन को अगर पता है कि फलां ने फलां जगह से हायर करके सियालकोट के लड़के को दुबई से भेजा और मरवाया और ये किया, तो क्या इन्होंने इसके ऊपर मजीद होमवर्क नहीं किया? ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ठोकने के लिए बैठे हुए हैं। तो क्या आज रोस्टर जारी नहीं करना चाहिए था पूरे सबूतों के साथ कि पाकिस्तान में आपने इतने 28 या 32 या प्रिसाइजली 37 लोग आपने कत्ल करवाए, जितने भी करवाए, और ये इसके सबूत हैं, ये पीछे से ये ऑफिसर थे, इन्होंने हैंडलिंग की, इस तरीके से पैसा बना, ये ट्रेल बनी। मतलब आप कर क्या रहे हैं? अगर आपने आज भी कौम को ये नहीं बताना था, अगर आज भी आपने दुनिया के सामने अपना मुकदमा नहीं रखना था, तो आप सिर्फ हमें ठोकने के लिए वहां पर बैठे हुए हैं। सिर्फ ये बहुत ही अफसोस की बात है कि आप हिंदुस्तान को ओपन फील्ड दे रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, वो जो प्रोपेगेंडा चाह रहे हैं वो कर रहे हैं, और आप बिल्कुल मुंह में कुंगड़ियां डालकर जो है वो वहां पर बैठे हुए हैं, सिर्फ चौड़े होकर बैठे हुए कि मीटिंग में हमने बैठ के जनाब पता नहीं क्या वहां से इंप्रेशन देना। ये था काम आपका। आप आज कौम को और दुनिया को बताते कि कैसे और कितने पाकिस्तानी किसने कत्ल करवाए, कौन कौन उसके पीछे था, उसके पीछे क्या राजनाथ था, अमित शाह था, कौन था उसके पीछे, ये आपको पूरा आज बताना चाहिए था कौम को भी और सबको भी। हल्की सी चूं निकली आपकी, चले शुक्र है चूं भी निकली। आगे चलते हैं जी। आगे का आगे वाघा बॉर्डर भी बंद रहेगा। अब ये तो उन्होंने बंद कर दिया हुआ है, हम ऐलान करते ना करते एक ही बात है। फिर 30 अप्रैल तक लोग जो वहां से दाखिल हुए वापस आ जाएं या निकल जाएं, ठीक हो गया। वीजा इस्तिस्ना आपने कहा कि मुअत्तल साल, वो उन्होंने कर दिया हुआ है, हमने करना ही करना है, जाहिर है इसमें तो कोई अहम बात नहीं है। भारतीय शहरियों के वीजे आपने मनसूख कर दिए सबके, सवाए सिख यात्रियों के। ये आपने अच्छा काम किया, अच्छा काम किया, सेंस प्रिवेल हुई। सिख यात्रियों के साथ ये नहीं करना चाहिए, वो अपने मजहबी मकामात पर आते हैं, उन्हें फैसिलिटेट करना चाहिए। बहुत अच्छा काम किया, आई इंडोर्स दिस एंड आई सपोर्ट दिस। अच्छा, फिर भारतीय शहरियों को 48 घंटे में पाकिस्तान छोड़ने का कहा, वो 24 ही कर देते आप, क्योंकि उन्होंने 24 घंटे पहले का कहा है, उनके 24 घंटे गुजर गए हैं, तो आपका साबन स्लो है, तो आपने अब जब ऐलान करना ही था तो 24 घंटे दे देते, कम से कम बराबर पे तो ये हो जाता ना काम। इस्लामाबाद में भारतीय दिफाई बहरी फ़ज़ाई मशीरों को नापसंदीदा करार देकर मुल्क छोड़ने का हुक्म। ये वैसे आप तरद्दद ना ही करते, वो तो अपने लोगों को पहले ही बुला चुके हैं, लेकिन चले फिर भी डिप्लोमेसी में मेरा ख्याल कागजी कार्रवाई ज़रूरी होती है, ठीक किया है। फिर आपने जो मुआवन है इनके वो भी ख़त्म कर दिए, ठीक है, इन्हीं अफसरान के साथ जो काम कर रहे थे लोग। फिर भारतीय हाई कमीशन के अमले को उन्होंने 55 से कम करके 30 करने का फैसला किया, आपने भी कर दिया, बिल्कुल वो तो टिट फॉर टैट है जो उन्होंने किया। अच्छा, अगला बड़ा इंटरेस्टिंग बयान है, पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद भारतीय एयरलाइंस के लिए बंद, भारतीय मलकियत या भारतीय ऑपरेटेड तमाम परवाज़ों पर पाबंदी। अब ये बड़ी खूबसूरत बात है, इसमें भी शायर ने कल्टी मारी, ज़रा साइड से निकला है शायर, जैसे वो चूं की है ना हल्की सी, यहाँ भी हल्की सी चूं है, आप ज़रा इसमें भी बदयांती चेक कीजिए। अब इंडियन एयरलाइन नहीं जा सकेगी, लेकिन इत्तेहाद एयरलाइन, एमिरेट्स एयरलाइन, कतर एयरलाइन, क्योंकि वो इंडियन ओन नहीं है, वो फ्लाइटें लेकर इंडिया जा सकेगी। तो उनको क्या तकलीफ हुई? अगर उनकी एक एयरलाइन नहीं जा सकेगी पाकिस्तान के ऊपर से, ज़रा परे से घूम के आ जाएगी, तो बाकी तो दुनिया की सारी एयरलाइनें हमारे ऊपर से गुजर के हिंदुस्तान को, तो या तो ये ऐलान करना ही नहीं चाहिए था, करना था तो फिर पूरा करना था, फिर पूरा मजा लेना था। ये इसमें भी बस चूई की है जरा सी। अच्छा जी, अगली है, और इसमें मैंने जैसे कहा कि भारतीय मलकियत या भारतीय ऑपरेटेड, तो वो तो एयर इंडिया या 2-4 उनकी लोकल एयरलाइन होंगी ना, बाकी तो इंटरनेशनल तो सारी आपने अलाउ कर दी। भारत के साथ हर किस्म की तजारत भी मुअत्तल है। अच्छा, अब ये हमें नहीं पता, हमारे ख्याल में तो कोई तजारत हो ही नहीं रही थी, सवाए इसके कि वो जो मरियम नवाज के दामाद का चोरी वहां से एक प्लांट आपने लेके आना था शुगर मिल के लिए, बॉयलर या पता नहीं क्या, जिसकी ऑडियो लीक हुई थी शहबाज शरीफ की, और वो जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे शाह साहब, उनकी जो एक बुखारी साहब जो है मेरा ख्याल, उनकी एक ऑडियो लीक हुई थी, और उसमें पता चला था कि हुकूमत छुप छुपा के उस प्लांट को मंगवाना चाहती। इसके अलावा तो मेरा नहीं ख्याल को तजारत हो रही थी। जब तजारत हो ही नहीं रही तो उसको बंद आपने क्या करना था, लेकिन चलें आप कह रहे हैं तो ठीक है। पाकिस्तानी अफवाज हर किस्म की मुहिम जोई का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार, फरवरी 2019 की कार्रवाई जैसा ठोस और मतवाजन रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के खदशात दुरुस्त पाए गए, 2 कौमी नज़रिए पर जो हाल ही में आर्मी चीफ ने बात की थी कि उसको आपने सच साबित कर दिया। पाकिस्तानी
कौम अमन की हामी है मगर खुद मुख्तारी वकार हकूक पर समझौता नहीं करेगी, ये वाली बातें भी की गई। ठीक है, ये हमारा हक है, हमने की हैं। अच्छा, अब इसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं और कुछ अहम चीज़ें हैं जिन पे हमारा तज्जिया जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है इसी अलामिये के अंदर। तो अगर हम अलामिये को देखें, सबसे पहले तो आप ज़रा ये, क्योंकि दोनों साइडों की तस्वीरें देखें। ये हिंदुस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास है, सब सिविलियन बैठे हुए हैं। और दूसरी तरफ ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी का इजलास है, इसमें आधी फौजी क़यादत बैठी है, आधे सिविलियन। हालांकि होना ये चाहिए था कि फौजी क़यादत के साथ वज़ीर आज़म जो है वो अलग से बात करते और फिर दुनिया के सामने जो डिपिक्शन है वो सिविलियन लीडरशिप की आनी चाहिए। ये काम अब पाकिस्तान में ख़त्म होना चाहिए। आप फौजी रेजिमेंट के अंदर ये नहीं हो रहा, एक आध जनरल साहब चले ज़्यादा बिठा ले, जो आकर जो आपसे रेलेवेंट हो, जिन्होंने आके बताना हो उनको बिठाएं, मतलब तीनों चीफ्स बिठा लें चले, लेकिन उसमें तादाद हमेशा ज़्यादा जो है वो सिविलियन साइड की होनी चाहिए, उसमें आपके वज़रा, उसमें आपके, और ये छोटी होनी चाहिए। ये छोटी होगी तो पता लगेगा कि ये अहम मीटिंग है। इतना लंबा चौड़ा रश आपने डाला हुआ है रोड पर, तो वो दूसरी बात ये कि ज़रा गौर कीजिए, हमें ये सारी ज़िंदगी ये बताया जाता है कि फ़ौजी साइड बड़ी डिसिप्लिन होती है। ये प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर एक मीटिंग रूम है, जो छोटा रूम है लेकिन उसमें ज़्यादा कुर्सियां डाली हुई हैं, और ये बेसिकली एक सब्सिट्यूट है जो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में कमेटी रूम बड़ा है और वहाँ पर कैबिनेट की मीटिंग होती है। यहाँ प्राइम मिनिस्टर जब हाउस में मीटिंग करते हैं तो कैबिनेट की मीटिंग यहाँ कर ली जाती है। तो इसलिए उसमें कुर्सियों पे कुर्सियां चढ़ी हुई हैं, अगर आप देखें आगे भी कुर्सियों पे कुर्सियां चढ़ी हैं, पीछे भी कुर्सियों पे कुर्सियां चढ़ी हैं। हालांकि जिस भी बेवकूफ़ ने इसे डिज़ाइन किया था, ये नवाज शरीफ साहब के ज़माने में हुआ था डिज़ाइन, इसीलिए आप देख रहे हैं ना ये पीछे पूरे गोल्डन पर्दे, इस टब्बर को सब गॉडी सा मटीरियल चाहिए होता है, गोल्ड ही गोल्ड हर तरफ लगा होता है। इंस्पायर्ड हैं ये, वहाँ जो अरब्स हैं उनसे ये इंस्पायर्ड है, तो उसी तरह का स्टफ रखते हैं। तो कुर्सियां ज़रा बड़ी बड़ी रखी हैं, कमरा छोटा था तो कुर्सियां छोटी प्लान कर लेते, ज़रा स्लीक कुर्सियां होती तो ज़्यादा कुर्सियां भी आ जाती, बुरी भी ना लगती। लेकिन बार अब आप ज़रा गौर कीजिए कि एक तो जो कौमी सलामती की इस तरफ कमेटी और उस तरफ कमेटी, मैंने बताया कि एक तो सिविलियन और फौजी, हमारी तरफ से इतने फौजी अफसरान नज़र नहीं आने चाहिए थे, सिविलियन को नज़र आना चाहिए था, भले बेचारों के पल्ले कुछ नहीं पर चले नज़र ही आ जाना चाहिए था। जैसे आपको बड़ा पता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने नहीं बैठना, वहाँ आप नहीं बैठे, वहाँ आपने सिर्फ सिविलियंस को बैठाया क्योंकि वहाँ रिपोर्टर को फेस करना है, पब्लिक बैकलैश है, वहाँ आप नहीं है, लेकिन कमेटी में आप मौजूद हैं क्योंकि वहाँ आपने अपने पावर ऑप्टिक्स करने। बुरी बात है, इससे सिविलियन सुप्रीमेसी है नहीं, मुझे पता है, लेकिन जो ढकोसले किया उसको भी आप अंडरमाइन कर देते हैं। तो ये दोनों तस्वीरों में वाज़ेह फ़र्क है। आपको कम से कम उनकी तस्वीर देख के ही हमें कुछ सीखना चाहिए था कि हमने इस फैसले को कैसे करना है। वन, दूसरा, हमें बताया जाता है हमेशा, जैसे मैंने कहा कि फौजी साइड जो होती है बड़ी डिसिप्लिन होती है। आप जरा गौर कीजिए कि खाली कुर्सियां भी इस मीटिंग में आ रही हैं, और अकल के अंदर कुर्सियां उठवा दो कमरे में से, कितनी देर लगेगी, उधर इतने सारे लोग हैं, उन्हें कहो कुर्सियां उठा दो जो अजाफी कुर्सियां हैं। ये जो इस तरफ वर्दी में मौलवी साहब बैठे हुए हैं उनके साथ देखें 2 कुर्सियां खाली हैं, इस तरफ भी जो सिविलियन बैठे हुए हैं आखिरी, उनके साथ भी कुर्सियां खाली हैं। खाली कुर्सियों की कोई तरतीब नहीं, कोई पीछे निकली हुई, कोई आगे निकली हुई है, किसी तरतीब से नहीं बैठे, नीटनेस नहीं है वहां पर। जग पानी के रखे हुए हैं, जैसे पता नहीं कितनी प्यास लगी है, पता नहीं फिक्र पड़ गया, पानी बंद हो गया है, सारा पानी रख लो इतने, मीन जग पानी के रखे हुए हैं। अच्छा, फिर शायद आर्मी चीफ या साहिर शमशाद साहब जो हैं जन साहब, उनके सामने नेस्ले की बोतल पड़ी हुई है। तो हम इस मीटिंग के अंदर नेस्ले का जो है वो प्रॉक्टर एंड गैम्बल वालों के तावन से हम नेस्ले को भी, वो तो उनका मैंने ऐसे ही नाम ले दिया, मेरा नहीं ख्याल प्रॉक्टर एंड गैम्बल का इसमें कोई लेना देना है, लेकिन बहरहाल नेस्ले वालों के तावन से मैं जैसे ये मीटिंग हो रही हो, और भाई इसके ऊपर से रैपर ही उतार लें। इतना तो डिसिप्लिन आपके, जाहिर है ये आपके अफसरान ने रखी होगी, ये बेचारे उनकी तो हिम्मत नहीं है कि आपके सामने वहां से पानी दें, सिक्योरिटी के इश्यूज होंगे, तो इस पर से रैपर ही उतार लें या इसे ग्लास में डाल के रख दें। इट डजंट लुक नाइस। एक प्राइवेट कंपनी की बॉटल जो है वो आपके सामने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में या तो फिर सबके सामने पड़ी हो, बाकियों के सामने जग पड़े हुए हैं, वो लगता है वो पीआईए में बैठे हुए हैं, उनको उससे पानी मिल रहा है, आपका लगता है आप एमिरेट्स एयरलाइन में बैठे हैं, आपको बोतल मिल रही है। तो ये भी जरा सूरत हाल जरा आप वाजे देख लें। तो अब ये तो हो गई हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी का वहां पे मसला। अब आगे चलते हैं जरा। अब अलामिये के अंदर जो कुछ आपने देखा, जो लीडरशिप है वो तो 47 वाली है सारी की सारी, अब रियल लीडरशिप तो है नहीं, अवामी लीडरशिप तो कहीं मौजूद नहीं है जिसके ऊपर आप तमाम चीज़ें उनके साथ कर सकें। बयानिए में आप भारत से मुकम्मल तौर पर पीछे हैं क्योंकि आपने ट्विटर बंद कर रखा है, सहाफ़ी डरे हुए हैं, मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आपने अपनी कौम को पूरी को ठोक के रखा हुआ है, चलो 4 दिन के लिए ट्विटर खोल देते, इमरान खान की मुलाकातें खोल देते, इमरान खान जेल से ऐसा तत्ता बयान देते, इकोनॉमिस्ट छापता, आपकी पूरी दुनिया की BBC छापता, आपका CNN छापता, सारी दुनिया छापती, कम से कम 80% मीडिया जो है वो छापता इमरान खान के बयान को, क्योंकि वो अंदर से उनको पता होता कि उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या बनाना है, एक्सप्रेशन क्या रखना है, कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज करनी है, किस तरीके से दुनिया को इस दहशतगर्दी के साथ जो है वो लिंक करना है कि लोग रिस्पॉन्ड करें। लेकिन आपने वही जो
जो सेक्शन अफसर ने लाइनें लिखी हुई हैं वो आपने निकाल दी, उसको दुनिया में कौन छापेगा? और उसके ऊपर डीजी ISPR साहब ने उर्दू में जो फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड वालों को टिकर भेज देने, उन्होंने पाकिस्तान में चला देने। बाहर हमारी दुर्गत बन रही है। कैसे बन रही है? आज ये एक अमरीकी कांग्रेसमैन ने भी ट्वीट कर दिया है और उसने कहा है कि ये दहशतगर्दी पाकिस्तान ने करवाई है या पाकिस्तान से आए हुए दहशतगर्दों ने की है। वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान का नाम लिया। पूरी दुनिया में, हम पिछले व्लॉग्स में आपके सामने बता चुके हैं कि कोई हमारे साथ नहीं खड़ा, हम अकेले हैं। पूरी दुनिया हिंदुस्तान के साथ खड़ी है, दबा के खड़ी, क्लियरली खड़ी है। अब ये कसर रह गई थी, अब अगले लिख के भी हमारे खिलाफ ट्वीट कर रहे हैं। अच्छा, ये ट्वीट्स रुक सकते थे अगर आपने ओवरसीज पाकिस्तानियों को इस तरीके से ठोका ना होता, अगर आपने हमें हमारी ना डाली होती, तो आज बाहर बैठे लोग इस चीज की जंग लड़ रहे होते, आपके बयानिए की जंग लड़ रहे होते। लेकिन आपने सभी को तो ठोक के रखा हुआ है, सभी को तो आपने आपको अपनी डाली हुई है, तो लोग क्या करें बेचारे, किस तरफ जाएं? उसके बाद आगे चलते हैं जी। आप जाहिर है आपको ये समझ आनी चाहिए कि आपको रवायती जंगें नहीं है, आप परसेप्शन की जंग है, मीडिया की है, इकोनॉमी की है। उसके अंदर सोशल मीडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने अपनी सारी यूथ, सारे सहाफ़ी, हर वॉइस को ठोक दिया है, सोशल मीडिया बंद किया हुआ है, इसलिए आप नैरेटिव में पीछे हैं। हिंदुस्तान को बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। भारत जारहियत कर नहीं रहा, वो आपने अपने कहा कि अगर भारत ने कोई जारहियत की, नहीं जनाब, वो कर चुका है। एक तो उसने आपके कोई 30-35 लोग पाकिस्तान के अंदर आके कत्ल कर दिए हैं, गार्डियन स्टोरी दे चुका है। आपने उसके बावजूद उसके ऊपर काम नहीं किया, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने उसके बावजूद कोई सबूत कौम के सामने और दुनिया के सामने नहीं रखा। एक तो वो जारहियत कर रहा है लगातार और कर चुका है। दूसरा, उन्होंने चनाब का 7,000 क्यूसेक और झेलम का 5,000 क्यूसेक जो है वो पानी बंद कर दिया है, कर नहीं रहा, कर दिया है। तजारत रोकने का आपने, जैसे मैंने कहा, ऐलान किया, तजारत थी नहीं। अच्छा, उसके बाद अगली बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, डॉन लीक्स हुई थी। हमें बताया गया कि ये तारिक फातमी जो है ये मुहिब वतन नहीं है, ये मुल्क के बड़े खिलाफ हैं। और याद कीजिए उस वक्त के डीजी ISPR साहब ने ट्वीट रिजेक्टेड। अच्छा, हमने भी तबला बजाया था तब कि ट्वीट रिजेक्ट हो गया, बड़ा काम हो। नहीं, आपका काम नहीं था तब भी ऐसे ट्वीट रिजेक्टेड लिखना, ये तब भी आपका काम नहीं था, हम गलत थे तब। आपने जब लिखा था तो हमने भी पीछे तबला मारा था कि बड़ा काम किया आपने, और जाहिर है हमारी भी लर्निंग हुई है विद द पैसेज ऑफ टाइम। आपका तब भी, आपको जो एतराज़ था, इन हाउस बातें करनी चाहिए थी आपको, ये आपका काम नहीं था कि आप पब्लिकली जाके कहते ट्वीट रिजेक्टेड। ये डीजी ISPR का काम तो नहीं था, उस वक्त के डीजी ISPR हो या आज के हो, कि आप ट्वीट करते फिरें कि जो गवर्नमेंट बैठी हुई है ऑफ द डे, उसने एक फैसला किया है या जो भी हुआ है उस पर आप रिजेक्टेड। आप अंदर अपनी रिजर्वेशन से बात करें, एजुटेशन दें अपनी, जो भी कानून के अंदर रहते हुए। लेकिन आपने अपने आप को एक बगावत कर दी थी एक किस्म की। उस वक्त के डीजी ISPR ने वो ट्वीट करके एक किस्म की हुकूमत के खिलाफ बगावत की थी मेरे ख्याल में तो। लेकिन बहरहाल अब मसला ये है कि चले आपकी बात मान लेते हैं एक मिनट के लिए कि वो आपने ठीक किया था। तो अगर ठीक किया था तो उस वक्त के गद्दार तारिक फातमी जो है वो आज की इतनी अहम मीटिंग में क्यों बैठे हुए हैं? आपने तो उन्हें गद्दार, बागी और मुल्क दुश्मन करार दिया था, तब उन्हें निकलवाया था आपने हुकूमत से। आज वो फिर उसी मीटिंग में बैठे हुए हैं कौमी सलामती की, और आप सारे मिलकर काम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं सियासी, उनको पूरा करने के लिए किसी को गद्दार कह देते हैं, अगले दिन उसी को जहाज में बिठा के आप वापस पाकिस्तान लेके आते हैं, उन्हीं ओहदों में बिठाते हैं। मतलब कौम को मामू बनाया हुआ है, असलियत कोई इन चीज़ों के अंदर नहीं होती। अच्छा जी, फिर आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई, आज ये बैठे चेहरे सामने, अब इनमें देखें, दो तो इनमें फॉर्म 47 वाले हैं। एक रेहाना डार साहबा से हारे हुए हैं, एक वो लाहौर पता नहीं किससे हारे हैं, हमारे किसी दोस्त से, वो जो डंटोनक साहब हैं। तो ये दो तो चेहरे जो है ये हारे हुए बैठे हुए हैं वहां पर। और एक भी, इन सारों में एक भी अवामी इलेक्टेड रियल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, एक भी। तो जब अवामी रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है तो फिर इन्होंने क्या जवाब देने? वो मस्खरापन कर रहा था वहां पर बैठा ख्वाजा आसिफ, उससे एक रिपोर्टर ने सवाल किया कि जी हमारी फलां फलां फौज की मूवमेंट्स हुई हैं, तो उसने आगे से सीरियस नहीं रहा, उसको नहीं समझ आई कि वो चलें, जनरल आसिम मुनीर साहब उन्हें जिताकर ले आए हैं, तो इन्हें यही बता दें कि कुछ मौके महल होते हैं। अगर आप किसी सीरियस इशू के ऊपर बात करें तो वहाँ दांत नहीं निकालते, तो बजाय इसके कि उसका सीरियस जवाब देते या कहते कि ये ऑफ द रिकॉर्ड है या ये क्लासिफाइड है या इसका मैं जवाब नहीं दूंगा और आगे बढ़ते, उन्होंने कहा, रिपोर्टर को कहा, जो तेनों सारियां गल्लां दा पता है तो मैं तेनों क्यों दसा, और इस पर कहका लगाया, ठट्ठा लगाया। और जो हॉल के अंदर बैठे हुए तमाम लोग थे उन्होंने भी ठट्ठा लगाया। तो ये मस्खरे हैं, इनसे वही काम लिया जा सकता है जो आप ले रहे थे, वो बैठे वही काम कर रहे थे माशाल्लाह से। कौमी सलामती के इशू पर आप इन लोगों को बुलवाएंगे जो कोई 50,000 से एक बेवा से हारा हुआ है, दूसरा भी आप सारा कुछ चोरी वोरी करके लाया हुआ है वोट जो है। अच्छा जी, आगे उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तानी शहरियों पर दहशतगर्दी हमलों की साजिश कर रहा है, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, पाकिस्तानी शहरी महफूज नहीं होंगे तो भारत भी कोई महफूज नहीं रहेगा। जनाब 40 के करीब, 37 के करीब बंदे शायद यहाँ 35 या 37 वो यहाँ आकर कत्ल कर चुके हैं। आप छोड़ें उधर, आपने क्या करना, आप सिर्फ हमें बता ही दें कि उन्होंने कैसे किया और कैसे करवाया, उसकी इन्फॉर्मेशन ही दे दें। इतनी बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं। उसके बाद जो अगली चीज़ इसके अंदर हमने रखनी है वो ये है कि
बैरिस्टर गौर साहब ने एक वीडियो बयान जारी किया, उन पर जाहिर है पीटीआई के अंदर से बड़ा तनकीद हो रही है लोगों की कि भाई आपने क्यों जारी किया ये। लेकिन चलें, दूसरी साइड से अगर देखें तो कौमी यकजहती में उन्होंने एक बयान जारी किया, और आगे से जो इनकी बेशर्मी है वो ये है कि मुल्क की जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, 90% लोगों ने जिसे वोट दिया, जो हकीकी इलेक्टेड पार्टी है, जो हकीकी आवाम की रिप्रेजेंटेटिव है, उसको ना आज कौमी सलामती का पता था, ना बुलाया अपोजिशन लीडर को, ना उससे डिस्कशन की, ना उसको एतमाद में लिया। और गौर साहब ने जो स्टेटमेंट जारी की उसका भी लिहाज नहीं रखा कि चलें पीटीआई खुद से कौमी यकजहती ऑफर कर रही है, हम उसको रिस्पेक्टफुली लें और एक सबसे बड़ी जो अवामी आवाज़ है, सबसे बड़ी आवाम की रिप्रेजेंटेशन जो है उसको इसमें शामिल करें। दूसरी तरफ अगर आप हिंदुस्तान में देखें तो उन्होंने, राहुल गांधी ने वहां पर इंटेलिजेंस फेलियर की बात की। उन्होंने कहा कि हमारी हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस फेल हुई है। उन्होंने वहां इंटेलिजेंस फेलियर की बात की, किसी ने उन्हें बागी और गद्दार नहीं कहा। यहां जाफर एक्सप्रेस में आप इंटेलिजेंस फेलियर की बात करें, फौरन आपको गद्दारी और बगावत के मुकदमे तमगे मिल जाते हैं कि आप तो मुल्क दुश्मन है। आप देखें इंटेलिजेंस फेलियर की बात करते हैं, यहाँ डीजी आईएसपीआर आप पे चढ़ दौड़ते हैं, आपको गद्दार वतन जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है। वहां पर कमेटी की मीटिंग इसलिए हुई, ऑल पार्टीज, मैंने नेशनल सिक्योरिटी कह दिया, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस वहां, जिसमें अपोजिशन तमाम लोग आए। वहां जो मीटिंग हुई वो हुई ही इस बात के ऊपर कि इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है। और राहुल गांधी ने कहा, जाहिर है मीटिंग के अंदर सारी चढ़ाई की, लेकिन उसके बाद उनकी तमाम पार्टीज ने यकजा होकर यह कहा, राहुल गांधी समेत, कि जो भी होगा हिंदुस्तान के गवर्नमेंट इसके अंदर जो भी फैसला करेगी, सारी पार्टीज पीछे खड़ी हैं। बिल्कुल मुल्क ऐसे ही डील करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ इन्होंने आज क्या किया, इन्होंने इमरान खान साहब की आज भी मुलाकातें नहीं होने दी, उसे सुबह कवर करेंगे। मतलब एक तरफ वहां कौमी यकजहती हो रही है हिंदुस्तान में, यहां पर ये कौमी यकजहती को तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। आज भी अदालतों में फाइलें छुपाई रखी तहरीक इंसाफ की, आज भी आलिया हमजा को कोशिश थी कि उनको जेल में लंबा रखें, आज भी मतलब इन्होंने हर मुमकिन कोशिश आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ठोकने की। आगे चलते हैं जी। अगली ये जो बात आपके सामने रखनी वो ये है कि इसमें तो मैंने कहा ना कि कल बात करेंगे। अब जरा नवाज शरीफ साहब की तरफ आते हैं, क्योंकि क्विकली फिर मैंने एक आध और टॉपिक है वो करके व्लॉग लंबा हो रहा है, मुझे पता है, मैं कोशिश तो कर रहा हूं तेज, बातें इतनी ज्यादा हैं आज। अब नवाज शरीफ साहब आज लंदन में थे, वो वहां से निकले। अब लोगों को था कि वो बोलेंगे, 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, बेटी चीफ मिनिस्टर है, सांप सूंगा हुआ है, ना शहबाज शरीफ ने अभी तक कोई स्टेटमेंट दिया, ना बेटी ने, और ना नवाज शरीफ वहां से बोला है। अब आल्दो के हमें पता चला है कि पिंडी साइड से उन्हें कहा गया कि बोलो भाई, गूंगे क्यों बने हुए हो। लेकिन उसके बावजूद आज जब नवाज शरीफ निकले वहां से अपने घर से, तो ये आपको वीडियो दिखा रहे हैं, साथ आवाज भी हमने छोड़ी हुई, थोड़ी इंटरप्शन होगी मेरी आवाज के साथ, उनकी भी आवाज आ रही होगी। लेकिन आपको सिर्फ ये बताने के लिए कि नवाज शरीफ से पूछा गया बार बार, एक बार नहीं बार बार पूछा गया कि मियां साहब ये हिंदुस्तान जंग का माहौल पैदा कर दिया, हमला कर रहा है, पानी रोक रहा है, आप क्या कहते हैं। बिल्कुल उन्होंने कहा मैं तो गोंगलू हूं, मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो मस्त हूं। वो मस्त बन गया, उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। वो बिल्कुल जैसे इनडिफरेंट, वो सामने मुंह पे सवाल पूछ रहे हैं, वो गोंगलू से बन के इधर उधर फिर रहे हैं। मैं कौन हूं, मैं मुझे यहाँ कौन लाया है, मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर, ये हालत थी उनकी। ही वॉज एक्टिंग स्ट्रेंज, जैसे मुझे सुन ही नहीं रहा, हालांकि वहां 4 बंदे हैं, सिर्फ कोई शोर नहीं है, सामने मुंह पर सवाल पूछ रहे हैं वो, ऐसे ही जैसे ये माइक्रोफोन और मैं हूं, सामने सवाल पूछ रहे हैं और नवाज शरीफ साहब इधर उधर देख रहे हैं। और उनका दिल क्या था कि कोई गंदा घटिया सवाल उनसे इमरान खान के बारे में, बुशरा बीबी के बारे में वो वहां पूछे तो मैं जवाब दूं। तो इंतजार कर रहे थे। रिपोर्टर क्या करें, रिपोर्टर ने जाना होता है जो टॉपिक ऑफ द डे होता है उसके ऊपर। टॉपिक ऑफ द डे इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट है पूरी दुनिया में इस वक्त, तो उनसे वो क्या पूछें कि पाए आपने खाए हैं कि नहीं, वही पूछना था। तो नवाज शरीफ साहब वहां से पतली गली निकल गए, पीछे से बेटी मुकम्मल गूंगी, पीछे से भाई मुकम्मल गूंगा, आज मीटिंग में नजर आए लेकिन कोई बोलने चोलने का काम नहीं है। लेकिन चलो ये भी मेहरबानी है कि अभी तक गूंगे हैं, क्योंकि पिछली दफा नवाज शरीफ ने अजमल कसाब का मामला जो पाकिस्तान के ऊपर पूरी तरीके से एडमिट किया था, बॉम्बे अटैक जो है उन्हें एडमिट किया था। कुलभूषण यादव की का जो ट्रायल है ICJ में, उसमें नवाज शरीफ की वो स्टेटमेंट इंडिया के वकील ने इस्तेमाल की थी कि देखें तो खुद मानता है इनका साबिक वज़ीर आज़म कि ये टेररिज्म करते हैं और करवाते हैं। पठानकोट का बयान भी इन्होंने खिलाफ दिया था पाकिस्तान के, फिर डॉन लीक्स का बयान भी इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ दिया था। तो क्योंकि वहां बिजनेस पार्टनर है, जंदाल है, सब कुछ है, माल पानी है सारा, उनको खुश रखना है। फिर उनकी लॉबी के थ्रू अमेरिका में और बरतानिया में भी ये लॉबी करते हैं, जिसके थ्रू ये अपने इक़्तिदार को बचाते हैं। तो हिंदुस्तानी लॉबी के साथ जो रिलेशनशिप है वो बड़े तगड़े और सख्त हैं। तो इन हालात में नवाज शरीफ तो कभी हो ही नहीं सकता कि हिंदुस्तान के बारे में कोई बयान दे दे, तो वो गोंगलू की तरह चुप करके उन्होंने पतली गली वहां से निकलने की जो है वो कोशिश की है। अच्छा, और भी कई चीज़ें हैं जो हमने इसमें कवर करनी थी, और एक चीज़ सिर्फ आपको बता देते हैं कि आज एक जो हिंदुस्तानी फौजी बॉर्डर जो उनकी फोर्स है, जाहिर है फौजी उनका, हिंदुस्तान का एक फौजी आज पता नहीं गलती से बॉर्डर क्रॉस कर आया या जो भी, या कोई साजिश के तहत आया ये नहीं पता, लेकिन पाकिस्तानी बॉर्डर फोर्स ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसकी तस्वीर जारी की गई। मेरे ख्याल उसे वापस कर दिया जाएगा, क्योंकि ये दोनों मुल्कों का प्रोटोकॉल है कि जो भी इधर आ जाता है गलती से तो उसको फिर वापस कर दिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान ने आज वो अरेस्ट किया, वो भी एक हेडलाइन बनी। लेकिन उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ हमारे देखने की थी, क्योंकि जख्म ऐसे दिए हुए हैं कौम के सारे लोगों को हमारी अपनी फोर्सेस ने, हमारी अपनी फौज ने, बदकिस्मती से, जाहिर है मौजूदा जो जनरल्स ऊपर बैठे उनकी पॉलिसियों की वजह से, कि मैंने देखा कि वो जब उस फौजी को पकड़ा हुआ है तो उसकी आंखों पर पट्टी बांधी,
और मैं याद कर रहा था कि हमारी ख़वातीन के मुंह पर शॉपिंग बैग्स डाल के लाते थे। गर्मी में शॉपिंग बैग डाले होते थे हमारी ख़वातीन के मुंह के ऊपर। ऐसे ही हम सब की आंखों पर ऐसी पट्टियां बांध के लाया जाता था। तो महसूस हुआ कि शायद अगर हमारे परदादा दादा जो हैं वो वहीं रहते हिंदुस्तान में और हम इधर आते ही ना गलती से बॉर्डर क्रॉस कर देते, तो फिर भी इस मुल्क में हमारे आंखों पर पट्टियां बंधनी थी। हम अपनी मर्जी से इधर आए थे, अपना मुल्क इसे कबूल करके, सारी वहाँ से अपनी सब कुछ छोड़ छाड़ के, तो फिर भी हमारी आंखों पर पट्टियां ही बंधी। तो हमारी किस्मत में पट्टियां ही थी। तो मुझे समझ आ रही थी कि इनको पट्टियां ही बांधनी आती हैं, भले दोस्त हो, भले अपना हो, भले पराया हो, बस जो अपने ऑब्जेक्टिव पूरा ना करो उन्हीं आंखों से पट्टी बंद हो, ताकि लोगों की आंखों पर पट्टी बंदी रहे और लोगों को कुछ नजर ना आए। खबरें बहुत सारी थी, आई एम सॉरी, क्योंकि इधर फॉरेन ऑफिस ने भी ब्रीफिंग दी है, उधर भी फॉरेन ऑफिस ने ब्रीफिंग दी है, अम्बेसीज का भी मामला है, दोनों का, दोनों के सामने एहतजाज हुए और बहुत कुछ था जो मैंने कवर करना था। मेरी इनकम्पिटेंस समझ लें, अभी नया इस काम में होने का समझ लें, जो भी, आई ट्राई टू गिव एज मच इन्फॉर्मेशन आई कुड इन दिस वीलॉग, बट देर इज स्टिल लॉट मोर मिसिंग। अगले वीलॉग में उसे कवर करेंगे। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।